प्रतीक्षा और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ अपना YouTube चैनल कुछ एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फ़िलहाल जो है अभी मैं टॉपिक जो कवर कर रही हूँ वो UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए है। तो मेरा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, तो हाँ बेशक टॉपिक जो है ये UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन आई होप कि ये जो है आप सबकी हेल्प करेगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसके टर्म्स को हम ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। सेल का मतलब क्या हो गया कि जब आपने अपनी गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दी है फॉर सम प्राइस, सो दैट इज कॉल्ड सेल्स। ओके, एंड गुड्स की डेफिनेशन को डिटेल में मैं आगे कवर करूंगी। उसके बाद है बेसिक अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है ये बेसिकली क्या कवर करता है, ये सेल की ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। सेल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सेल ट्रांजैक्शन को कवर करता है। जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स सेल करेगी, तो अभी आप गुड्स के लिए इतना समझ लीजिए कि गुड्स का मतलब है कोई भी मूवेबल आइटम जिसको हम मूव कर सकते हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब सेल ट्रांजैक्शन होंगी जो गुड्स की, वो कवर होंगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। अब 1930 का मतलब क्या है कि ये एक्ट जो है वो 1930 में बनाया गया था, इनेक्ट हुआ था। तो कौन सी डेट को ये इनेक्ट हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था 1 जुलाई 1930 को, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 1930 से पहले सेल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, तो फिर उसको कैसे गवर्न किया जाता था? क्या वो लॉ के उसमें नहीं आती थी, पर्सपेक्टिव में बिल्कुल आती थी। तब उसको कौन सा एक्ट गवर्न करता था? तब वो आती थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तब तक जो है, जब तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आया था, तब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन सारी ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता था जो भी सेल से रिलेटेड होती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि वो इतना डिटेल्ड नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। तो इस वजह से एक सेपरेट एक्ट को बनाया गया जिसका नाम था, जब ये एक्ट नया नया बना था तब उसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये जो है बनाया गया था। तो जब ये नया एक्ट बनाया गया था, तो ये वाली जो एक्ट की गुड्स के रिगार्डिंग, गुड्स की सेल के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से लेके 123 तक जो है वो कवर थी। वो जो सारी ट्रांजैक्शन थी वो इन सेक्शंस में कवर होती थी। तो जब ये नया एक्ट बनाया गया तो ये जो सेक्शंस थे इनको रिपील कर दिया गया और ये नया एक्ट बनाया गया। तब इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था जो ये एक्ट था। तो क्या हुआ, जब ये वाला इस सेक्शंस को रिपील कर दिया तो एक दोबारा से अमेंडमेंट की गई इस सेक्शन में। तो वो अमेंडमेंट जो है वो हुई थी 22 सितंबर 1963 को। तब इस जो ये एक्ट था इसमें से इंडियन वर्ड को हटा दिया गया था। तो एक्ट बन गया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसे हम जो है वो अब आज पढ़ते हैं। तो ये 1963 की अमेंडमेंट के बाद इसको चेंज किया था। तो अब इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? इस एक्ट में सेक्शन 1 to 66 हैं, जिसमें ये पूरा एक्ट कवर होता है। अब ये जो एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। पहले कुछ एक्ट थे जो हम पढ़ते थे जिसमें हम ये पढ़ते थे कि एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK। लेकिन जब वहां से आर्टिकल हटा लिया गया 370, तो उसके बाद से जो भी एक्ट होगा अब जो नेशनल लेवल का होता है तो वो एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी कवर करता है वो भी मैंने आपको बता दी कि जितनी भी गुड्स की सेल की ट्रांजैक्शन होंगी वो ये सब कवर करेगा, ठीक है। तो बेसिक अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है क्या। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो गुड्स की सेल की ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में, जो इसकी डेफिनेशंस हैं जो भी इस एक्ट में कवर होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिकली क्या चीज कवर होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है,
जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फिर भी मैं बताती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कुछ कोई चीज़ प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस, जैसे कि अगर एक दो पार्टीज हैं ए और बी, जिसमें ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को एक मोबाइल फ़ोन जो है वो सेल करेगा, मोबाइल फ़ोन को उसने सेल करना है और सामने से, और ये किस चीज़ के लिए होगा, किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए होगा, कोई ना कोई अमाउंट उसके बदले में चार्ज की जाएगी। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ प्रॉमिस करती है किसी ना किसी एक्ट को करने के लिए, और वो जो प्रॉमिस है वो सामने वाली पार्टी, एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑफर दिया कि मैं ये मोबाइल फोन जो है वो आपको 30,000 रुपीज़ का सेल करूंगी, ये मेरा ऑफर हो गया, सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारा क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया। जब कंसिडरेशन उसमें ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को प्रॉमिस किया या कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि वो उसको मोबाइल फोन प्रोवाइड करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हम डेफिनेशन कवर करते हैं। तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली क्या आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो सेल ऑफ गुड्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। तो जो सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी गुड्स में है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। तो जहाँ पर जो सेलर है वो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है यानी ओनरशिप है जो गुड्स में, वो बायर को देगा किसी ना किसी प्राइस के बदले में, तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर ये एग्री करता है कि वो बायर को कोई प्रॉपर्टी यानी कि जो ओनरशिप है उसकी ऑलरेडी किसी गुड्स में, वो उसको एक सर्टेन प्राइस के बदले में ट्रांसफर करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसका स्कोप वाइड है, वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मतलब ये जो है जनरली इसमें सिर्फ सेल नहीं आती, सेल के अलावा एक टर्म और है जो इसमें आती है जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है विच नॉट ओनली कवर्स सेल बट ऑल्सो कवर्स एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल क्या होता है, सेल का मतलब है इमीडिएटली सेल। एक बायर आपके पास आया, उसने आपसे एक चीज का प्राइस पूछा, आपने उसको प्राइस बताया, उसने एग्री कर लिया उसको खरीदने के लिए, आपने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और उससे पैसे ले लिए, तो वो हो गई सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है जिसमें आपने एग्री कर लिया कि हाँ हम आपको जो है ये चीज प्रोवाइड करेंगे, इस चीज की सेल करेंगे, लेकिन वो इमीडिएट नहीं हुआ। कैसे हो सकता है कि अगर मुझे कोई एक मोबाइल फोन खरीदना था तो मैं एक शॉप पे गई और मैंने उनको बोला कि मुझे जो है ये वाला इस पर्टिकुलर ब्रांड का मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है फ़ोन आपको मिल जाएगा। मैंने फ़ोन के लिए प्राइस भी पे कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि इस फ़ोन की जो डिलीवरी है वो हम आपको 2 दिन के बाद करेंगे या 3 दिन के बाद करेंगे। तो वो हो गया एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें आपने एग्री कर लिया है कि आप सेल करोगे, लेकिन आपने इमीडिएटली जो है उसको ट्रांसफ़र, उसका पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं किया। उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें आपने एग्री किया कि आप जो है उसको सेल करोगे। सेल इमीडिएटली नहीं हुई है लेकिन वो फ्यूचर में किसी डेट पर डेफिनेटली हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों कवर होते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब उसके बाद हम एक चीज और है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एज वेल एज कंडीशनल। वही है एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जो बिना किसी कंडीशन के हैं। बायर आपके पास आया, उसने एक चीज का प्राइस पूछा, आपने प्राइस बताया, उसने एग्री कर लिया और वो ट्रांजैक्शन हो गई, वो एब्सोल्यूट है। कंडीशनल क्या होता है, जिसमें आपने कोई कंडीशन रख दी कि ये गुड मैं आपको या ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको तभी सेल करूंगा जब ये कंडीशन पूरी होगी, तो वो कंडीशनल सेल होती है, ठीक है। जैसे कि दो पार्टीज हैं ए और बी, तो ए ने बी को बोला कि मैं आपको सारी की सारी जो भी मेरे क्रॉप जो होगी नेक्स्ट ईयर वो मैं आपको सारी की सारी सेल करूंगा। कंडीशन ये है कि कोई भी स्टॉर्म नहीं आना चाहिए या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं होनी चाहिए, तो मैं सारी की सारी सेल आपको कर दूंगा जो भी मेरी क्रॉप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन आ गई है, तो ये कंडीशनल सेल हो गई, जहाँ पे आप सेल तो आपने बात कर ली सेल की, लेकिन वो किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि जो सेल है हमारी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट भी है और कंडीशनल भी हो सकती है।
तो अब तक हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एक इंक्लूसिव टर्म है, जेनरिक टर्म है, जो अपने आप में सिर्फ सेल को ही कवर नहीं करती, वो साथ में एग्रीमेंट टू सेल को भी कवर करती है। और जो आपकी सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। एब्सोल्यूट मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, और कंडीशन का मतलब हो गया जिसमें आपने उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगाई है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पढ़े थे कि दो पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच में प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो पार्टीज हैं वो क्या होनी चाहिए, एक सर्टेन एज लिमिट की होनी चाहिए, है ना, और ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो वैसे ही कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए होने चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी सेम रहेगी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। क्या थी पहली कंडीशन? टू पार्टीज। यस, टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए। अब वो दो पार्टीज कौन कौन सी होंगी? एक होगा बायर, एक होगा सेलर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक इंक्लूसिव टर्म है, यानी उसमें सिर्फ सेल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब हम अपनी दोनों पार्टीज को कवर करेंगे, तो दोनों पार्टीज मैंने आपको बताया बायर। तो बायर का क्या मतलब है? वो पर्सन जिसने जो है कोई मूवेबल गुड, मूवेबल आइटम जो है वो खरीद ली है या एग्री किया है कि वो उसको खरीदेगा फॉर अ सर्टेन प्राइस। अगर तो वो क्या है, सेल है, तो दैट मीन्स वो खरीद चुका है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है तो इसका मतलब उसने एग्री किया है कि वो बाय करेगा फ्यूचर की किसी डेट पे। ठीक है, और अगर कंडीशनल है तो जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वो बाय करेगा। तो बायर का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट बायर भी हो गया, जिसने प्राइस पे करके आइटम खरीद ली वो भी बायर है, और जिसने एग्री किया कि वो एक सर्टेन प्राइस फ्यूचर में पे करेगा और वो आइटम की डिलीवरी लेगा वो भी बायर है। सेलर, सेम गोज विद द सेलर। सेलर वो है जिसने अपनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब जहां पर भी प्रॉपर्टी वर्ड आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो उसका मतलब होगा ओनरशिप। तो सेलर वो पर्सन है जिसने अपनी ओनरशिप प्रॉपर्टी में, गुड्स की प्रॉपर्टी में जो भी उसकी ओनरशिप थी वो उसने या तो ट्रांसफर कर दी है या फिर उसने एग्री किया है कि वो उसको फ्यूचर की किसी डेट पे ट्रांसफर करेगा। तो ये हो गई हमारी दो पार्टीज, बायर और सेलर। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अब मैंने पहले ही बता दिया दो पार्टीज होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन अपनी ही आइटम को खुद से नहीं खरीद सकता, एक पर्सन अपनी ही गुड्स को नहीं खरीद सकता या अपनी चीज को जो है वो नहीं उसमें वो कर सकता। पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, वो अपनी ही चीज को नहीं खरीद सकता, उसे डेफिनेटली जो वो ट्रांजैक्शन है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ करनी ही करनी पड़ेगी। एक अकेला इंडिविजुअल ही ना, बायर और सेलर सेम टाइम पे नहीं हो सकता, वो या तो बायर होगा या सेलर होगा। दो पार्टीज का एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, नहीं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था, उससे पहले कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन से एक्ट में वो कवर होता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। उसमें से वो प्रोविजंस रिपील कर दी गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक नया एक्ट बना दिया गया। अब क्या होता है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या? कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्ट है ना वो, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी में से तो निकला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी एप्लीकेबल होता होगा। तो अब क्या डिफरेंसेस, मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको, वो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी दो पार्टीज के बीच में सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा आ गया, कोई प्रोविजन ऐसी आ गई जहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 साइलेंट है, वहां पर वैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसमें कोई ऐसा इवेंट आ गया जिसके बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है, तो वहां पर कौन कवर करेगा उसको कवर करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्रोविजंस कवर करेंगी। ठीक है, यानी सबसे पहले हम जाएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पास, अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है उस पॉइंट पे तब हम किस एक्ट के पास जाएंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पास। ठीक है, तो
ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने एसेंशियल्स में कवर करा, टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक होगा बायर और दूसरा कौन होगा, सेलर होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो पार्टीज जो है वो होनी चाहिए उसमें, तो वो पॉइंट है, तो वो सेल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है जॉइंट ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के, एक प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब फिर से वही ओनरशिप इन गुड्स। ठीक है, तो कोई आइटम है, ऐसी ही मूवेबल आइटम है, उसमें तीन लोगों की ओनरशिप है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, इन तीनों की ओनरशिप है उस पर्टिकुलर आइटम में। ठीक है, ए, बी और सी में तीनों का राइट है उसमें कुछ कुछ परसेंट। तो इसमें क्या होगा, अगर ए जो है वो अपना पोर्शन, अगर ए जो है वो अपना पार्ट, जितना भी उसके पास राइट है उस आइटम में, वो अपना राइट जो है वो बाकी की दो पार्टीज में से, फॉर एग्जांपल उसने सी को सेल कर दिया, उसने अपना राइट सी के फेवर में रिनाउंस कर दिया, उसने बोला कि भाई मुझे अब जो है इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं अपना हिस्सा जो है वो बाकी दो पार्टनर जो भी ओनर बचे प्रॉपर्टी के, बी और सी, उसमें से वो किसी भी एक के फेवर में रिनाउंस कर देता है कि मैं वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में उसने सी को दे दिया कि आप ले लो, जो मेरा राइट है मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो क्या ये सेल में कवर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये सेल में कवर होगा। क्यों कवर होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी के तीन ओनर्स थे, ये सिर्फ अपने वाला पार्ट जो है वो दूसरे को सेल कर सकता है। तो ओनरशिप किसकी थी? ए की थी, ए अपना वाला ही पोर्शन बेच रहा है ना सी को, बी वाला तो नहीं बेच रहा ना वो सी को, ए जो है वो अपना ही पोर्शन, अपना ही राइट सी को दे रहा है, तो इसे सेल कहा जाएगा। ठीक है, इसे सेल कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये सेल हो गई। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स, अभी तो ये प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स थे, अगर पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ही ले लेते हैं, ये तीनों जो है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे अगर ये पार्टनरशिप फर्म जो है, ठीक है, ये मान लो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है किसी मोबाइल स्टोर में, तो वहां पर जो ए है पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म किस चीज की है? एक मोबाइल स्टोर की है, वहां पे पार्टनरशिप है इन तीनों की। तो ए उस पार्टनरशिप वाला जो मोबाइल स्टोर है वहां से एक मोबाइल फोन अगर खरीद लेता है, तो क्या वो सेल में कवर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है कहां से खरीद रहा है? जिसपे तीनों का राइट है, ऐसा स्टोर जिसपे तीनों का राइट है, वहां से उसने एक मोबाइल फोन अगर खरीदा है, तो ये बिल्कुल सेल में आएगा अगर वो उसके बदले में प्राइस पे करता है। ठीक है, अब तो ये एग्जांपल हो गए हमारे सेल के। सिमिलरली अगर ए, बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब वो डिसॉल्व होती है तो क्या करते हैं, जो भी वहां पे गुड्स होती हैं वो सब पार्टनर्स में बांट दी जाती है ना, तो क्या वो सेल कही जाएगी? नहीं, वो सेल नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? क्योंकि उसके बदले में पार्टनर्स कुछ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म बंद कर रहे हो, बंद करने के बाद जो भी सामान बचा वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी गुड्स होंगी, जब वो पार्टनर्स आपस में उसको शेयर करते हैं, तो वो हमारा सेल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो तीनों की ओनरशिप थी उसके ऊपर, वो जॉइंट ओनर्स थे, और अब फर्म ही बंद हो रही है जिसमें वो पार्टनर्स थे, इसीलिए वो जो है आपका सेल में नहीं आता, वो सेल में कवर नहीं होता। ठीक है, एक चीज और इसमें आती है, अगर मान लो मैं मोबाइल का एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, वो मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, चोरी हो गया वो फोन। अब वो फोन चोरी होने के बाद क्या हुआ, जिस भी पर्सन ने वो चुराया या वो चोर ने जहां पर भी आगे जाकर बेचा, तो मैं जब एक मोबाइल स्टोर में जाती हूँ एक सेकंड हैंड मोबाइल परचेज करने के लिए, और वो जो फोन मेरा ही चोरी हुआ था वो मुझे ही ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि ये मेरा ही फोन था जो चोरी हो गया था, तो ऐसे और मैं जो है उसी फोन को खरीद कर जो है उसका प्राइस पे कर देती हूँ, तो ये कभी भी सेल की ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो फोन किसका था? मेरा ही था, और वो मुझे ही वापस बेचा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फोन मेरा है, सामने वाला प्रिटेंड कर रहा है कि वो फोन उसका है, उसकी ओनरशिप है, जबकि उसकी ओनरशिप उसमें है ही नहीं, तो ये कभी भी सेल की ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। सेल की ट्रांजैक्शन में जो सेलर है उसका कंप्लीट ओनरशिप होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जिसको वो सेल कर रहा है, लेकिन एक चोरी किया हुआ मोबाइल फोन अगर वो सेल कर रहा है तो उसमें उसकी ओनरशिप नहीं है, तो वो सेल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक ओनर जो अनअवेयर है कि वो मेरा ही सामान है, तो वो उसको अगर खरीद लेता है एक दूसरे पर्सन से जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो उसका ओनर है, तो वो कभी भी सेल में कवर नहीं होगा, सेल की कैटेगरी में वो नहीं माना जाएगा। तो ये था एग्जांपल सेल क्या होती है और सेल क्या नहीं होती। तो एसेंशियल्स हम कवर कर रहे थे, जिसमें पहला एसेंशियल हमने क्या कवर किया? टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होगा और एक कौन होगा? सेलर होगा। तो वही
हु हैज बोट और एग्री टू बाय, जिसने या तो खरीद लिया या एग्री किया कि वो खरीदेगा वो बायर है। सेलर जिसने बेच दिया या एग्री किया कि वो बेचेगा वो कौन है, वो सेलर होता है। ठीक है, तो ये दो पार्टीज थी जो हमने पढ़ी। सेकेंड पॉइंट इसके बाद हमारा आता है गुड्स। गुड्स में क्या आता है, गुड्स इंक्लूड, थोड़ा सा जो आइडिया है वो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। गुड्स इंक्लूड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी वो किस में आएगी, गुड्स में आएगी। ठीक है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी को आप मूव कर सकते हो। अदर देन इसकी भी एक्सेप्शन है, अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो, वो आपका गुड्स में आता है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में मनी और एक्शनेबल क्लेम्स माने जाते हैं कि वो मूवेबल होते हैं, लेकिन वो गुड्स की कैटेगरी से बाहर माने जाते हैं। ठीक है, मनी आपको पता है जो भी हमारी करेंसी है वो मनी में मानी जाती है। और एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम जो है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ए और बी हैं, ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी सेल करी थी 100 रुपीज की। ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे दिया, लेकिन बी ने अब तक जो 100 रुपीज है वो ए को नहीं दिए। ए जो है उसका पूरा राइट बनता है कि वो बी से उन 100 रुपीज को रिकवर करा सकता है। तो यानी कि ए का क्लेम है बी के ऊपर 100 रुपीज का, जिसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। किसके कैसे ले सकता है, कोर्ट केस के थ्रू ले सकता है, जो भी उसके पास लीगल रेमेडीज होंगी उनके थ्रू वो एक्शन ले सकता है। तो ऐसा क्लेम जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है उसे कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी मनी को छोड़कर और एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। ठीक है, एक तो ये चीज आपकी आ गई गुड्स में। दूसरी चीज आपके गुड्स में क्या आती है, शेयर्स एंड स्टॉक्स। अगर आपने किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपकी गुड्स में माना जाएगा, क्योंकि वो मूवेबल होते हैं, तो वो भी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रास हो गई, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सब आप जो है डेफिनेशन में इससे पढ़ सकते हो। ग्रास जो घास है, ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसलें हैं जो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इसके साथ जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लाइन लिखी हुई है, जिन्हें या तो विच आर सेवर्ड, जिन्हें अलग कर लिया गया है, और एग्री टू बी सेवर्ड फ्रॉम लैंड, जिन्हें या तो जमीन से अलग कर लिया गया है या एग्री कर लिया गया है कि जब हमने इसको सेल करना होगा तो हम इसको जमीन से अलग करके, यानी काट के, घास काट के और फसल काट के सेल करेंगे, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, गुड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो गुड्स में हमने क्या क्या कवर किया, गुड्स में हमने बोला एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो गुड्स में आती है। लेकिन मनी और एक्शनेबल क्लेम भले ही मूवेबल हैं लेकिन वो गुड्स में नहीं आएंगे। शेयर्स एंड स्टॉक्स भी आपके कवर होते हैं, किसमें, गुड्स में कवर होते हैं। और ग्रास हो गई, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, जो लैंड के साथ अटैच्ड हैं और लैंड का पार्ट फॉर्म कर रही हैं, जिन्हें आपने अलग कर लिया है या तो लैंड से, या फिर एग्री कर लिया है कि जब सेल करनी होगी तो हम इसको लैंड से अलग करके आपको सेल कर देंगे। तो ये आपकी किसमें कवर होती है, गुड्स में कवर होती है। एक्शनेबल क्लेम भी बता दिया मैंने आपको कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो ये गुड्स हो गया। ठीक है, अब गुड्स भी सर्टेन टाइप के होते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी हम इसको एसेंशियल्स में पढ़ रहे हैं। तो पहला एसेंशियल हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या होगा कि हमारे पास गुड्स होनी चाहिए। अब गुड्स में ही मेन पॉइंट आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो गया जिसको हम मूव कर सकते हैं, तो इसके अलावा क्या होता है, एक चीज और, जो भी आपके पेटेंट्स होंगे, ट्रेडमार्क्स होंगे, गुडविल होगी, कॉपीराइट, गैस एटसेट्रा, ये सब भी आपके गुड्स में माने जाते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये सब भी गुड्स में माने जाते हैं। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी वेदर टेंजिबल, और ये पेटेंट ट्रेडमार्क क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, तो वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे, किसकी कैटेगरी में मानेंगे,
गुड्स की कैटेगरी में मानेंगे। तो क्लियर हो गया, ये गुड्स में क्या आएगा, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो जो है वो अपने लिए पपी खरीदना चाहता है, ठीक है, पेट रखना चाहता है, वो पपी खरीदना चाहता है। तो वो चला गया एक पर्सन के पास, वहां से वो पपी को खरीद कर ले आया। फॉर एग्जांपल 20,000 का उसने जो है वो पपी खरीदा। तो क्या ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स में कवर होगी? क्या उस पपी को गुड्स की कैटेगरी में माना जाएगा? यस, माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो मूवेबल है, ठीक है। मूवेबल के साथ साथ हमारा एक्ट ये भी बोलता है कि आपकी आइटम भले ही वो टेंजिबल है, भले ही इंटेंजिबल है, भले ही लिविंग है, भले ही नॉन लिविंग है, लेकिन अगर वो मूवेबल है तो वो आपकी गुड्स की कैटेगरी में आएगी। तो पपी है वो एक लिविंग बीइंग है, तो इसीलिए लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो भी आपका गुड्स की कैटेगरी में कवर होगा। क्या एक प्रॉपर्टी, क्या एक जो बिल्डिंग है, क्या वो गुड्स में आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो इमूवेबल है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। लैंड हो गया, वो नहीं आएगा। लेकिन लैंड के ऊपर जो ग्रास है या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स है वो जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि आप उनको काट के अलग करके मूव तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मूवेबल का और इमूवेबल का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा था गैस, कि जो गैस है वो भी आपकी गुड्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या था, जो सिलेंडर्स थे, तो ये क्या थे, सेल हो रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे ये सेल किए जा रहे थे। तो क्या ये इनके ऊपर गुड्स कवर हो रहा था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर होगा? या फिर जो हम पानी लेते हैं बोटल्स में, ठीक है, क्या वो गुड्स में कवर होता है? या आइस क्यूब्स को सेल किया जाता है, क्या वो आइस क्यूब्स गुड्स में कवर होंगी? बिल्कुल, ये तीनों चीजें बिल्कुल कवर होंगी, क्योंकि हमने जो है पढ़ा है ये साइंस में कि जो मैटर है वो 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपका जो मैटर है वो अगर इन तीनों फॉर्म्स में आप सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो गुड्स में कवर होगा, ठीक है। तो चाहे आप जो है अपना वाटर सेल कर रहे हो बॉटल्स में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर सेल हो रहे थे, गैस थे वो, तो वो भी आपका कवर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉलिड है, आइस क्यूब्स हैं जैसे, उनको आप सेल कर रहे हो तो वो भी जो है वो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की कैटेगरी में कवर होगा। तो ये सेकंड एसेंशियल था कि गुड्स एग्जिस्ट करती हुई होनी चाहिए। अब गुड्स क्या होंगी वो सारा जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि गुड्स में ये चीज होगी। तीसरा एसेंशियल जो हमारा आता है, तीसरा एसेंशियल आता है ट्रांसफर भी होना चाहिए उन गुड्स का। सेलर भी है, ठीक है, बायर भी है, ठीक है, दो पार्टीज भी हैं, गुड्स भी है जिसको वो सेल करना चाहते हैं। तो अब वो तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगी ना जब तक वो क्या नहीं करते, उसको प्रॉपर्टी में वो जो ओनरशिप है उनकी, उस प्रॉपर्टी जो है उस गुड्स में जो उनकी ओनरशिप है, जब तक वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या कवर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है, कि गुड्स में जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए। सेलर जो है वो बायर को वो वाली आइटम जिसके ऊपर उसकी ओनरशिप है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। और सिमिलरली जो ओनरशिप सेलर के पास थी अब वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये थर्ड एसेंशियल था हमारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, कि गुड्स में जो प्रॉपर्टी है हमें उसको भी क्या करना है। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी में ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, जनरल प्रॉपर्टी, नॉट इन स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में ही आपका ट्रांसफर होना चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मेरे पास जो है एक मोबाइल फोन है, ठीक है, आई हैव ओनली द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। तो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन वो मेरा है, मैंने खरीदा है उसको, ठीक है। मैं चाहे उस मोबाइल फोन को तोड़ूं, फेंक दूं, ठीक है, ढंग से यूज करूं, जला दूं, कुछ मर्जी करूं, मेरा फोन है, मैं उसमें कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास आई हैव ऑल द राइट्स, मेरे पास सारे राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फोन मेरा है, उसमें ओनरशिप मेरी है, तो उसे कहा जाता है जनरल प्रॉपर्टी। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी को की ओनरशिप को किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करते हो तो आपको जनरल ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, स्पेशल नहीं करनी। स्पेशल में क्या होता है, देखो जनरल में आप पोजेशन तो दे ही रहे हो, पोजेशन के साथ साथ आप ओनरशिप
ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप नहीं दे रहे। जैसे मैंने अपना मोबाइल फोन जो है, मेरी एक फ्रेंड है वो कहीं घूमने जा रही थी, तो उसको फोन चाहिए था अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए, तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे अपना फोन लैंड कर दो आप। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आप ले जाओ मेरा फोन। तो वो मेरा फोन ले गए अपने साथ। तो क्या मैंने उनको जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी? नहीं, ओनरशिप तो नहीं दी ना, मैंने सिर्फ उनको राइट टू यूज दिया है। तो दैट मीन्स मैंने वहां पे स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। तो हम क्या कवर कर रहे हैं? सेल कवर कर रहे हैं। तो यानी कि सेल में जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्पेशल नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था जनरल प्रॉपर्टी और उसके बीच में, स्पेशल प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है, एक चीज और आती है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट आपका असेंशियल्स में ही कवर होता है, वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, जब भी आप सेल की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कंसीडरेशन होनी चाहिए। कंसीडरेशन आपकी किस किस फॉर्म में हो सकती है? फर्स्ट है फुली इन मनी, यानी कि कंप्लीटली मनी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि मैंने आईफोन 13 को परचेज किया, तो मैंने उसके लिए जो कंसीडरेशन थी, जो पूरे के पूरा प्राइस था, वो मैंने कैश में पे किया। तो वो क्या हो गई? वो कंसीडरेशन हो गई। ठीक है, वैलिड है ये कंसीडरेशन भी। दूसरा पॉइंट है पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन एक्सचेंज। ठीक है, या पार्टली आपने कैश में ले लिया है और पार्टली आपने किसी दूसरे एक्सचेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट, एक्सचेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अब जो है, अब आईफोन 15 है, ठीक है, तो मुझे है कि भाई मुझे तो अब आईफोन 15 खरीदना है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो जो मेरे पास आईफोन 13 है मैं इसको सेल कर देती हूँ और जितना कैश की रिक्वायरमेंट होगी वह मैं उसमें ऐड कर दूंगी पैसा। तो ये भी कंसिडरेशन वैलिड मानी जाएगी। यानी कि मनी की एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, चाहे आपका पूरा कंसिडरेशन आप मनी में पे करो, चाहे पार्टली मनी में पे करो, या आप पार्टली उसमें पे करो किसी एक्सचेंज के बदले में, मनी होनी चाहिए। कंप्लीट बार्टर इज अ बिग नो। ठीक है, यानी जो बार्टर है वो आप नहीं कर सकते, तो तब वो सेल में नहीं आएगा। सेल का मतलब है मनी होनी चाहिए, बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर का मतलब क्या है? गुड्स फॉर गुड्स। आपने एक गुड्स दी, उसके बदले में दूसरी ले ली, आपने कैश नहीं डाला, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी, तो सेल की ट्रांजैक्शन में वो कभी भी कवर नहीं होगी। एक आप क्या करते हो, आपने कंसिडरेशन ली नहीं, जीरो कंसिडरेशन, तो उसको तो सेल कहा ही नहीं जाएगा, फिर उसको क्या कहा जाएगा? उसको तो गिफ्ट कहा जाएगा। अगर मैंने किसी को कोई चीज ऐसी ही ले ली और उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया, तो उसका मतलब मैंने गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो वो गिफ्ट होगा, वो सेल की ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो ये हमारे 4 एसेंशियल्स थे जो हमने कवर किए हैं अपने इसमें। पहला कौन सा था? 2 पार्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी? बायर और सेलर। दूसरा, गुड्स एग्जिस्ट करती हुई होनी चाहिए, जिसमें हमने गुड्स की डिटेल कवर करी। थर्ड, हमने बोला कि गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है आपको। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है? जनरल एंड नॉट स्पेशल। एंड लास्ट था हमारा कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, जिसमें हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन किया सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, और हमने अपने उसके एसेंशियल्स कवर किए हैं। तो इसके बाद भी अभी हमारे पास टॉपिक है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, और उसकी भी कैटेगरीज हैं आगे। देन उसके बाद कंडीशंस का टॉपिक है, वारंटीज का टॉपिक है, डिलीवरी का टॉपिक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको आप वीडियो समझ में आई हो, मेरा लेक्चर समझ में आया हुआ हो, तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।